रिजल्ट दे दो, वही तालियां हैं। अधिक रहेगा कुछ मैंने कर दिया। रिकॉर्डिंग ऑन होगी क्या?
आज का हमारा टॉपिक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करते हैं। आप लोगों में से सीरियस एग्जाम की कौन तैयारी कर रहा है? इन गर्ल्स आप सीरियसली कर रहे हो और सीरियसली कोई तैयारी कर रहा है? लड़कियां अब की बार वाला पेपर दिया था नहीं? चल यानी कम स्ट्रिक्ट, ठीक। जो आप में से जो भी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, मे बी लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, सीरियस की स्ट्रैटेजी टीसीएस वगैरह की स्ट्रैटेजी से थोड़ी डिफरेंट रहती है। आप लोगों को जो लड़की है, क्योंकि उन्हें ओडीए के लिए जाना है, तो आप लोगों का फोकस जो रहना चाहिए वो ये कि इंग्लिश अच्छा हो, इंग्लिश पे मेजर फोकस रखना चाहिए। कहते स्ट्रैटेजिकली अगर चले या बात करें तो। और जो लड़के हैं क्योंकि उनको जाना है आईएमए के लिए, ठीक है, उसमें मैथ्स रहता है, फिर एफकेट होता है उसमें रहता है, वो एफकेट तो फिर लड़कियों का भी ऐसा ही रहता है। तो आपका फोकस एरिया इंग्लिश और मैथ होना चाहिए, ये दोनों है। और उससे भी ज़्यादा फोकस रहना चाहिए एसएसबी पे, और एसएसबी के लिए स्पोकन इंग्लिश होना चाहिए। मैं इसलिए आप लोगों से मैंने बात पूछी, जो भी सीबीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, अब इसको आप चाहे कैसे ही मानो, दिस इज व्हाट इट इज, आपका स्पोकन इंग्लिश होना ही चाहिए, वो मस्ट। सीरीज क्लियर कर लो, एंड एग्जाम क्लियर कर लो, पर एसएसबी नहीं होगा विदाउट स्पोकन। इट्स अ हार्श, बहुत कड़वी सच्चाई है। तो जो भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोगों में से जो भी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर ना, तो फोकस थोड़ा, अगर आप लोगों को लगता है आपका स्पोकन इंग्लिश कमज़ोर है या फिर कमज़ोर नहीं है लेकिन बोलने में फ्लुएंसी कम है, उतने फ्लुएंट नहीं हो, हेजिटेशन हो रही है, तो सबसे बेस्ट रहता है अपना दिन का 1 घंटा एक बढ़िया कोई हॉलीवुड मूवी देखते रहो, डेली देखते रहो, और कोशिश करो सबटाइटल्स के साथ पहले देखो और फिर बिना सबटाइटल्स के देखो, और कोई अच्छी मूवी देखना ताकि बाद में दिमाग में थोड़ा घूमे, तो फिर उसके डायलॉग भी इंग्लिश में ही चलेंगे, और सर धीरे धीरे एक हैबिट बनेगी। हैबिट नहीं बनेगी, बदल मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा, कभी कोई मूवी देख ली, कोई डॉक्यूमेंट्री देख ली, कोई कुछ भी इंग्लिश की न्यूज़ सुन ली, व्हाटएवर यू फील लाइक, उसके बाद एक हैबिट बन जाएगी कि जब कभी आप रिकॉल करोगे उस मूवी को, तो डायलॉग हिंदी में नहीं रिकॉल होंगे, इंग्लिश में रिकॉल होंगे, ठीक है। स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, जिसको फ्लुएंसी पे काम करना होता है या स्पोकन इंग्लिश पे काम करना होता है, तो कहते हैं ना कि अगर किसी को कोई भाषा सिखानी है तो कुछ मत करो, उस आदमी को लोगों के बीच में छोड़ दो जो वो भाषा बोलते हैं, क्योंकि जब फिर आप पानी को देखोगे तो आपको पानी नहीं आएगा दिमाग में, आपको वाटर दिमाग में आएगा। तो स्पोकन इंग्लिश में जिनको जो भी सीरीज वगैरह का, क्योंकि अभी रिसेंटली पेपर हुआ है, किस डेट का था? 4 सितंबर का था ना, तो उस हिसाब से आप लोग उसकी प्रिपरेशन, जो अभी आपका अगला मेरे ख्याल से अगले अगस्त में होगा, साल में एक बार ही होगा है, सीरियस वाला तो 2 बार हो रहा है ना। आप नेक्स्ट अप्रैल में है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, उस हिसाब से आप लोग करना प्रिपरेशन। और गर्ल्स आप लोग मतलब 2 सीरियस का एग्जाम तो देना चाहिए, सीरियस 2 क्या प्रॉब्लम है, पेपर तो दो अभी जो भी मतलब सामने आ रहा है, ऐसे कोई इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। यूपीएससी सीरीज में सारा सबका सही लेवल रहता है क्वेश्चंस का, एक बार मतलब पेपर तो दो, अटेम्प्ट कर दो। हाँ, फोकस लो के कोई और की प्रिपरेशन कर रहे हो या एक वो है, वो अलग मैटर है, पर अभी अगर असमंजस में है तो ट्राई करके देखो, प्रॉब्लम नहीं होती। चलो
असहयोग आंदोलन या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कल हम लोगों ने बात कर ली थी गांधी जी के बारे में, सत्याग्रह के बारे में हमने बात करी थी, और इंडिया में चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा, इसके अलावा रॉलेट एक्ट और जलियांवाला, ये सब हमारी डिस्कशन कल क्लास में हो गई थी। इसके साथ ही मैंने आप लोगों को जलियांवाला बाग की क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसका महत्व है, हमने वो डिस्कस किया था। आपके मेन पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट वहाँ से क्वेश्चन निकलता है। अब आप में से कोई 2 मिनट का टाइम लेते हैं, ये बताएगा सत्याग्रह क्या है। सत्याग्रह क्या है? व्हाट इज सत्याग्रह? मैंने मीनिंग नहीं पूछा, व्हाट इज सत्याग्रह? व्हाट इज सत्याग्रह टेक्निक ऑफ गांधी जी, और एक्सप्लेन दी सत्याग्रह टेक्निक ऑफ गांधी जी क्या है? हाँ जी बताइए। ठीक है, ठीक, हाँ, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह। अब बताइए जलियांवाला बाग का क्या ऐतिहासिक महत्व है? ठीक है, और जलियांवाला बाग में जो एक कम्युनिटी थी जो बेसिकली ब्रिटिशर्स को सपोर्ट ज़्यादा कर रही थी, उसको पता चला कि उसका जो सिख थे उन्हें पता चला कि ये कितने ब्रूटल हो सकते हैं, और जो हमारे गुरुद्वारा सिख रिफॉर्म्स, क्योंकि हरविंदर सिंह गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल के जो पंत प्रधान, जो वहाँ के चीफ थे अरुण सिंह, उन्होंने सम्मानित कर दिया था सिंह की, सच्चा सिख बोल दिया, सिंह की उपाधि दे दी थी जब लड़ाया था। तो तब खालसा रिफॉर्म्स की बात, गुरुद्वारा रिफॉर्म्स की बात यहाँ से शुरू हुई थी। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में बिलीव करते थे, जो हमें मॉडल सेक्स थे या फिर नेशनल पॉलिटिक्स थे, उन्हें पता लग गया कि कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स का कोई फायदा इतना नहीं है, तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन जाना पड़ेगा। और गांधी जी का बिलीव उतर गया, उन्होंने कहा कि ये तो बेईमान है, चोर है, तो इससे अच्छा सैतानिक एडमिनिस्ट्रेशन, शैतानी शासन कहा गया, और इनसे कॉपरेट करना गलत है, एंड देयरफॉर रोड फॉर नॉन कॉपरेशन स्टार्ट। करेक्ट? बाकी सब भी क्लास में थे कल। रिस्पॉन्स आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, बोरिंग लग रहा है, या क्या प्रॉब्लम है? प्लीज क्लियरली बताइए। इट्स सेकेंड टाइम आई एम आस्किंग यू, और मैं इसके बाद दोबारा नहीं पूछूंगी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। पर लेकिन ये तो डिस्कस हुई चीज है ना, सत्याग्रह बकायदा लिखाई हुई चीज है। लेकिन वो तो आपने बताया ना, मतलब हमारे पर्सपेक्टिव से जब तक डिस्कशन की होनी चाहिए हाँ, नहीं वो बात सही है, पर जैसे जो अभी मैंने 2 क्वेश्चन पूछे, ये दोनों कल डिस्कस्ड क्वेश्चन है, करेक्ट? 10 मिनट एक को, 15-20 मिनट एक टॉपिक को दिया गया, तो उसके बाद आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो इसके 2 ही रीजन हो सकते हैं। एक तो क्लास में समझ में नहीं आ रहा, और दूसरा क्लास में ध्यान नहीं। क्यों? तो वेदर आई शुड चेंज माय वे, एक तो ये चीज हो सकती है, या फिर यू शुड चेंज योर वे, या फिर ये चीज करो, क्योंकि आई वॉन्ट कि अगर आप यहाँ 1.5 घंटा आते हो तो टाइम वेस्ट करो, करेक्ट? इसमें तो कुछ गलत बात नहीं है। तो फिर आप बताइए, मैं कुछ चेंज करूं या आप कुछ चेंज करेंगे? और मैं चेंज करूं, बताओ। हाँ, तो मैं क्या चेंज करूं, वही तो पूछ रही हूँ। क्या बोल रहे हैं? अटेंडेंस अभी ना भरते, बताओ।
बताइए गाइस, प्लीज बी ऑनेस्ट। ऐसा लगता है कि वो बोल नहीं पाएंगे, शायद नहीं चला था, वो पता रहता है पर वो बोल नहीं पाते इस बात। डिस्कशन सेशन में होना चाहिए, एजुकेशन रहते हैं यहाँ पे। डिस्कशन सेशन जब से शुरू हुआ आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 50% हो गई, अदरवाइज मेरी क्लास में लास्ट तक स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, ये देख रहे हैं आप लोग चीज। और उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं एक टॉपिक दे देती थी कि आप पढ़ लेना और कल आगे इस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब मेरा जो उसके पीछे पूरा एक कहते हैं ना स्ट्रैटेजी था, जो मैंने सोचा था वो ये नहीं था कि आप यहाँ पे सबके सब जो है बेस्ट मेन्स का आंसर कर देंगे, नहीं। मेरा था इस बहाने रिवीजन कर लोगे, चलो एक बार नहीं पढ़ा, दो बार नहीं पढ़ा, तीसरी बार तो पढ़ ही लोगे। और प्लस अगर नहीं भी पढ़े तो यहाँ अगर कुछ बच्चों को आंसर आप देते देखोगे। और ऐसा नहीं है, मैं कभी भी बिना वजह गुस्सा करती ही नहीं हूँ, किसी अप्रिशिएट भी करती हूँ मैं आप लोगों को जिसके आंसर्स अच्छे लगते हैं, प्रॉब्लम्स भी बताती हूँ कि उसमें ये है ये नहीं है। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी चौथी पांचवी बार एटलीस्ट स्टूडेंट उसको करना शुरू करें। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा प्लान मुझे बैकफायर कर गया एंड ये इसका रेप्लिकेशन मैंने देखा इस चीज़ का, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों की क्लास में सिर्फ 5 बच्चे बैठे, आई डोंट वांट दैट। और मैं ये भी नहीं चाहती कि किसी को ये फील हो कि वो 15 मिनट या 20 मिनट टाइम वेस्ट हुई, बिकॉज दैट इज नॉट एट ऑल। तो अब आप मुझे बताइए, या तो आप लोग मेरा पढ़ा है समझ नहीं, या फिर क्या प्रॉब्लम है बता दो साफ साफ, इससे ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगी मैं अपना और आपका। बताओ ये तो कोई बता पाएगा ना, यही तो कह रहे हैं, जो सिंसियर नहीं है ना हो जाएगा। मैं वो डिस्कशन वाली बात नहीं कर रही, मैंने अभी जो बैठे हैं उन्हीं से ही तो पूछा था जलियांवाला बाग और सत्याग्रह का। अच्छा ये बताओ, चलो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कौन सा अखबार शुरू करा? क्या बात है, यानी फैक्ट्स जल्दी पकड़ते हो सब। हाँ, अब ये बताओ कि 2 फॉर्म आश्रम कौन से खोले थे? ये सही है। अच्छा ये बताओ, एट्रोसिटीज वाला जो एक्ट था ना, उस एक्ट का असली नाम क्या था? एट्रोसिटीज एक्ट का फेमस नाम क्या है? एट्रोसिटीज एक्ट फंस गए। एनार्कल एंड एट्रोसिटीज एक्ट का रियल नाम क्या है? नहीं, दूसरा नाम क्या है, मोस्ट पॉपुलर नाम? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट मतलब एट्रोसिटीज मैंने बोल दिया ऐसे ही जनरली, रॉलेट एक्ट। चलिए ठीक है, कल आप लोगों को होम रूल मूवमेंट में क्वेश्चन दिया गया था, किसी ने अटेम्प्ट किया था फिर? करा? चलो ठीक है, यहाँ जो बैठे हैं अगर आप लोग चाह रहे हैं कि ये 10 मिनट डिस्कशन रहे तो ठीक, हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन, पर उसका टाइम पीरियड थोड़ा कम रखेंगे। आज क्लास का पहले ही टाइम थोड़ा सा निकल गया है, तो फटाफट जिसने भी करा है स्टैंड अप एंड बोलो होम रूल मूवमेंट पे 2 मिनट, ताकि होम रूल मूवमेंट रिविजन भी हो जाए। 5 मिनट आप ले लीजिए, जिसने नहीं करा है वो फटाफट से, इतने और लोग आंसर्स बोल रहे हैं लिख लीजिए, लेट्स डिस्कस, ठीक है? पर आज आप लोगों के पास लास्ट चांस था ये बताने का कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। अब अगर किसी ने बोला कि यहाँ प्रॉब्लम हुई थी और इसलिए हमको इसकी समझ में नहीं आई थी, तो मैं सुनूंगी नहीं, मैं बोलने कुछ और वाली थी, पर ठीक है चलो। चलिए बोलिए, हाँ जी बोलिए, नाम क्या आपका? जोर से बोलो। नो नो रॉन्ग, रशियन निहिलिज्म की बात यहाँ नहीं है, करेक्ट? इरिश नेशनलिज्म के साथ कह सकते हो, बट देन व्हाट वाज द गोल? फर्स्ट टाइम में वही आना चाहिए, और टू प्रेशराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश अ सेल्फ गवर्नमेंट होम रूल और स्वराज ऑन द लाइंस ऑफ
on the lines of the colonies in Australia and Canada. Correct? That was the objective और that was the reason. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था. आगे आपने क्या लिखा है? No. One of the reason of establishing home rule or the formation of home rule is saying the split in 1907. But that cannot be the first reason. That cannot be the primary or the one. Government of India Act 1909 was this citizen. Okay. The need of self-governance that was made by Okay. and its significance was masses में protest किया था और peaceful methods of protest अपनाए गए. Now, please look. आप चेक कर देते कहीं बुक खोल के लिख लेते. It's okay. It was not a knowledge test. It's okay. Method, public meetings, libraries, चलती फिरती libraries, ठीक है, living lectures, students में pamphlets करना, newspapers का use करना. Any recent के 2 newspapers के नाम यहाँ पर आएंगे. इंडिया और Yes. It's a to the point हो. 3 एस्पेक्ट में. पहला इसके क्वेश्चन के 3 से एक मिनट क्वेश्चन बताना मुझे दोबारा. आई डोंट हैव. एक तो इमरजेंस है, दूसरा इम्पोर्टेंस एंड डिक्लाइन. इम्पोर्टेंस एंड डिक्लाइन. राइट. इमरजेंस में सीधा सा वर्ल्ड वॉर 1 है एंड टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट फॉर द सेल्फ रूल और स्वराज. सिंपल. ठीक है. दूसरा पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ होम रूल. आप किस से कंटेक्स्ट में बता सकते हो? इम्पोर्टेंस ऑफ होम रूल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था और इस तरीके की डिमांड एकदम फ्रंट पे आके रखी गई थी. कंसिस्टेंटली उसके लिए प्रयास करा गया था एंड दैट इज द रीजन कि अगस्त डिक्लेरेशन 1970 बाय मॉन्टेग, जिसने बोला था कि हमारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनका जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो इंडिया को सेल्फ रूल देना. देन मॉन्टेग सेल्फ फॉर रिफॉर्म्स समवेयर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कंट्रीब्यूट किया उसका एक गारंटी था. देन होम रूल का भी एक रिजल्ट था. आप इसके इसमें क्या कहते हैं ना, अचीवमेंट में या सिग्निफिकेंस में बता सकते हो. देन सेल्फ रूल को लेके लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करना. ये बात तो आप कहीं भी फिटिंग कर सकते हो. हर एक इसमें पॉलिटिकल एक कॉन्शियसनेस क्रिएट करना. पॉलिटिकल पैसिविटी को पॉलिटिकल एक्टिविटी जी. पॉलिटिकल पैसिविटी जो उस टाइम पे आ गई थी, जैसे 1907 का आपका ये सूरत विभाजन हुआ, उसके बाद तिलक जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था. तो एकदम से जो मतलब माहौल धीमा पड़ गया था, इसने वापस से माहौल को उठाया, वापस से माहौल को जागृत करने का काम उठाया. तो जब आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे होम रूल लीग का, पहले आप ये बताएंगे कि 2 होम रूल लीग शुरू करी गई थी, एक तिलक द्वारा, एक एनी बेसेंट के द्वारा, और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये था. ऑब्जेक्टिव बताएंगे. इसका ऑब्जेक्टिव था तो ये होना, और शुरू होने के कारण अगर एक दो आप थोड़ा सा और देते तो वो यही थे कि कंसिस्टेंटली उनको इसके लिए प्रेशराइज करना. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने जो अपॉर्चुनिटीज दी है उसका यूटिलाइज करना. ठीक है. फिर यहाँ हमने बात कर ली किसकी इंपॉर्टेंस की, दिस इज द सिग्निफिकेंस. डिक्लाइन वाले में आप देखेंगे एक तो गांधी जी आ रहे हैं. ठीक है. दूसरा डिक्लाइन का सबसे मेन रीजन मॉन्टेग चेंज रिफॉर्म्स. ठीक है. जब आप इसको आंसर करेंगे, मॉन्टेग चेंज रिफॉर्म आ गए थे, अगस्त डिक्लेरेशन आ गए थे, जब रिफॉर्म्स ही आ गए थे तो देवर लाइक कि हो सकता है कुछ अच्छा मिले. एक ये कारण था. देन गांधी जी का अराइवल. ठीक है. और ऑल टुगेदर नेशनल मूवमेंट की डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है गांधी जी के आने के बाद. क्लियर है? ठीक है. ये अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, एक और. फेलियर ऑफ होम रूल में एसएसटी पर आप ये तो कह सकते हो कि जब लास्ट में आप एक लाइन लिख सकते हो इसमें ना कि गांधी जी के आने के बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उसकी ऑलटुगेदर डायरेक्शन चेंज हुई एंड मतलब धीरे धीरे जो होम रूल लीग है फेड्स अवे. एंड देन यू नो व्हेन
ये इतना पॉपुलर हो भी नहीं पाया स्पॉन रूल। एक सेकेंड, अभी आप एक क्वेश्चन और लिखिए कल के लिए। अच्छा, कल मेरी क्लास नहीं है, अब तो आपकी मेरी क्लास नहीं है इस हफ्ते। और देन फिर इसके अंदर कम्युनल राइट्स की बात, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतना इफेक्टिव नहीं हुआ था, ये वाले भी आप पॉइंट्स डाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए जो हम आपकी नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें डिस्कस करेंगे। चाहो तो इसको थोड़ा बहुत देखाना, जैसे अभी 5 मिनट की 1 मिनट की डिस्कशन हुई ना, वैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है? हमारा टाइम भी कम लगेगा, रिवीजन भी हो जाएगा। अभी जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप लोग आज हम नॉन कॉपरेशन कर रहे हैं, आप लोग नॉन कॉपरेशन प्रिपेयर करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, गांधी जी was neither a moderate nor an extremist, but was influenced by both. Discuss. हाँ, ये डिस्कस हुआ है ना क्लास, इसी के बारे में। दूसरा, what was the significance of, गांधी जी ना तो उदारवादी थे और ना ही उग्रवादी थे, किंतु दोनों से प्रभावित थे। चर्चा कीजिए, ठीक? एक क्वेश्चन और लिख लो, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस में आई थिंक पूछा हुआ है, बीपीएससी में जब मैंने पेपर लिखा था तब मेरे पेपर में पूछा गया था, और एक बार यूपीएससी में पूछा क्वेश्चन है। एंड वो ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग जनरली जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप इग्नोर कर देते हो। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द, नहीं ऐसा मत लिखो, जो मेरा आया था मैं वही बता, ये चंपारण सत्याग्रह, सॉरी सत्याग्रह लिखना, मूवमेंट लिखना, चंपारण मूवमेंट was a watershed movement in India's journey of freedom struggle. India's journey of freedom struggle. सिंपल लैंग्वेज में चाहो तो बता देती हूँ, और या फिर ये क्वेश्चन मत करके ऐसा ही सेम एक और क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ चंपारण मूवमेंट इन इंडियाज जर्नी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण आंदोलन का क्या महत्व था? चर्चा कीजिए, चर्चा नहीं, क्या महत्व, क्या महत्व था? 100 वर्ड्स में। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ चंपारण मूवमेंट इन इंडियाज फ्रीडम जर्नी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल? एक या दो लाइन में पूछ तो क्या आंसर होगा इसका? सीधा आंसर इसका ये नहीं होगा, इसका सीधा सटीक आंसर सिग्निफिकेंस पीजेंट्स जुड़ गए थे, किसान जुड़ गए थे, राष्ट्रीय आंदोलन मासिस में फेमस हो गया था, गांव तक पहुंच गया। जहां स्वदेशी आंदोलन और होम रूल ने बड़े शहरों से नगरों तक राष्ट्रीय आंदोलन को पहुंचाया, वहीं चंपारण ने नगरों से अब गांव तक राष्ट्रीय आंदोलन
सिग्निफिकेंस, और आप 3-4 बनाओ, पर सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस यही है। और ये पता चल गया था कि नॉन कॉपरेशन या सिविल डिसोबीडियंस और नॉन वायलेंट तरीके से जीत हासिल करी जा सकती। मासिस के पास मैसेज गया था कि ओके हम भी जीत सकते हैं, सिस्टम में रह के सिस्टम को यूज करके अहिंसक तरीके से हमारी बात भी सुनी जा सकती है और उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। सबसे सीधा शॉर्टकट ब्लंट इसका ये आंसर है। बाकी और 3-4 पॉइंट बनाओ, पर कहते हैं ना कि मेन कहानी है, मेन कहानी है। चलिए अब शुरू करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। पहले लिखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कारण लिख लीजिए। हेडिंग डाल लीजिए कॉजेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के कारण। देखो जैसा हम लोगों ने बात करा था पहले कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, एक तो मॉन्टेग-चेम्स्कॉन रिफॉर्म्स आता है, दूसरा रॉलेट कैरेगेंस। वही जब मैं आप लोगों को ये कार्य करा रही थी तब मैंने आप लोगों को एक बात कही थी वर्सेल्स की संधि की, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, वर्सेल्स की संधि, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर पूर्ण विराम लगाया गया। अब इस विश्व युद्ध में जैसा कि पहले बात हुई 2 खेमे थे। एक खेमे में तो समझ लो अभी के लिए ब्रिटेन था, दूसरे खेमे में जर्मनी और टर्की। ऑस्ट्रिया हंगरी हमारे काम का नहीं तो उसको नहीं छेड़ते हैं, जर्मनी और टर्की। भारत भर में से बहुत सारे लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, जिसमें बहुत सारे मुसलमान थे। अब क्योंकि तुर्की वाला खेमा जो है वो हार गया, तो तुर्की के खंडन की बातें जो तो दुनिया भर में जो मुसलमान थे, तुर्की जहाँ पे खलीफा का शासन था, और खलीफा जिसे मुसलमान अपना धार्मिक गुरु या रिलीजियस हेड मानते, तो दुनिया भर में जो मुसलमान हैं वो तुर्की के खंडन के विरोध में खड़े, और वही भारत में भी। तो ऐसी एक परिस्थिति बन रही है जहां जो भारत का एक तबका है समाज का, मुस्लिम जो है, वो किसी एक मुद्दे को लेकर, चाहे वो मुद्दा धार्मिक ही क्यों ना हो, अंग्रेजों के खिलाफ या उनके विरोध में एकजुट होने के लिए तैयार खड़े हैं। ये समझ में आया। दूसरा, इसी वक्त पे रॉलेट एक्ट आया था, जिसके लिए रॉलेट सत्याग्रह करना गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को उसकी घोषणा करी। लेकिन इससे पहले कुछ होता, दंगे भड़क गए, हिंसक दंगे भड़क गए, और उसके बाद हमने देखा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। तीसरा, मॉन्टेग-चेम्स्कॉन रिफॉर्म से कोई संतुष्ट नहीं था, क्योंकि कुछ भी क्लियर कट नहीं बताया गया था कि कब स्वराज की प्राप्ति हुई। क्लियर है ये बात? ये माहौल इस वक्त देश में चल रहा है। इस माहौल के बीच में आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। ये तीनों पॉइंट्स ध्यान रहेंगे आप लोगों को, लिख लीजिए इन्हें। 3 मतलब लिख लो, 3 घटनाक्रम लिख लो। एक तो तुर्की का खंडन, डिसमेंबरमेंट ऑफ टर्की या डिसइंटीग्रेशन ऑफ टर्की। दूसरा लिख लो, एक साइड लिख के रखो इनको बस। दूसरा लिखो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट मत लिखो यहाँ, रॉलेट एक्ट क्या बात मालूम हो जाएगी, तो सत्याग्रह वाली बात है। जलियांवाला हत्याकांड लिख लो दूसरा। तीसरी चीज लिख लो मॉन्टेग-चेम्स्कॉन रिफॉर्म से असंतुष्टि, अनसेटिस्फेक्शन फ्रॉम मॉन्टेग-चेम्स्कॉन रिफॉर्म। कभी भी इन जनरल, तीसरा मॉन्टेग-चेम्स्कॉन रिफॉर्म से असंतुष्टि
डिससेटिस्फेक्शन फ्रॉम मॉन्टेज सेशन। कभी भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात और आपके पास वर्ड लिमिट कम है तो हमेशा याद रखना मेजर रीजन ये 3 थे, ठीक है। इसलिए ये तीनों मैंने आप लोगों को अलग से बताया। अब हम और कारणों की बात करेंगे। उन कारणों में हम एक्चुअली ये डिस्कस करेंगे कि लोग क्यों तैयार हो रहे हैं पार्टिसिपेशन के लिए, लोग क्यों कोई राजनीतिक आंदोलन करना चाह रहे थे। वहाँ बहुत सारे कारण थे पर ये 3 मेन। एक और चौथा इसमें अगर आप चाहो तो वो जो गांधी जी के चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में जो भी उन्होंने करी अर्ली उनके मूवमेंट थे, जो आंदोलन थे, उन्होंने भी लोगों पर प्रभाव छोड़ा था और एक बड़ा तबका गाँव का लोगों का वो कांग्रेस के साथ जुड़ने को तैयार था। क्लियर है ये बात? तो कभी भी आपके पास वर्ड लिमिट कम हो या आपको कॉजेस सिर्फ नहीं बताने हो तो हमेशा प्रायोरिटी देना कि एटलीस्ट आप ये 3 बातें तो जरूर करें। एक और चीज, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कांग्रेस ने शुरू नहीं किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी उन्होंने पहले शुरू किया था, बाद में कांग्रेस ने इसको अप्रूवल दिया, ठीक है, स्टार्ट किया। ये आगे आएगी बात आप लोगों की ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, लेकिन उसके प्रेसिडेंट गांधी जी द्वारा ही शुरू किया गया। चलिए पहला कारण लिखिए, पोस्ट वॉर इकोनॉमिक हार्डशिप। युद्ध के बाद की आर्थिक तंगी, युद्ध के बाद की आर्थिक तंगी। ये पॉइंट डिस्कस हो चुका है पहले भी कि युद्ध के बाद क्या हुआ था कि चाहे उद्योग हो चाहे आम लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा महंगाई की मार पड़ गई थी, मुद्रास्फीति की मार पड़ी थी, टैक्स बहुत ज्यादा कलेक्ट किया जाता था, उत्पादन ठप पड़ गया, ठीक है। पहले इन्फ्लेशन और बाद में रिसेशन, मंदी, तो उसने लोगों की कमर दी। तो इस वजह से लोग जो हैं वो शासन के खिलाफ थे क्योंकि वो कर ले रहे थे, तो वो चाहते थे कि उन्हें कुछ रियायत मिले। और रियायत कैसे मिल सकती है? जब स्वराज हो, जब खुद का शासन हो, आज़ादी नहीं, स्वराज हो, जब ज़्यादा हमको रियायतें दी जाएंगी, जब हमारा खुद का शासन। इसलिए लोग ऐसे किसी आंदोलन से जुड़ना चाह रहे थे जब जिसमें वापस स्वराज की बात। दूसरा लिखिए, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ इन पंजाब, पंजाब में मार्शल कानून का लगाया जाना। और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। रॉलेट एक्ट में, जलियांवाला बाग हत्याकांड में पंजाब में जैसे मार्शल लॉ लगाया गया था और मैंने आपको बताया था कि गोलियां चली थी, हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया था, लोगों को सड़कों पे रेंगने के लिए मजबूर कर दिया गया था। इन सब ने ये दिखा दिया था कि अंग्रेज कितने बर्बर और कितने निर्दयी, अंग्रेजी शासन कितना घातक हो सकता है। तो ये एक इसका कारण था। नेक्स्ट लिखिए, हंटर कमेटी। हंटर कमेटी ऑन पंजाब एट्रोसिटीज, ऑन पंजाब एट्रोसिटीज was an eyewash. पंजाब में हुए नरसंहार, पंजाब में हुए नरसंहार पर गठित हंटर समिति केवल आंखों में धूल झोंकने वाली, आंखों में धूल झोंकने वाली। आप जानते हैं कि हंटर कमेटी ने भले ही निंदा करी लेकिन फिर भी कोई एक्शन एज सच नहीं लिया गया, उन्हें वापस बुला लिया गया। मॉर्निंग पोस्ट ने 30,000 पाउंड उनको फंड इकट्ठा करके दिया, बढ़िया पेंशन और आदि पेमेंट पे उन्होंने अपनी बाकी की लाइफ जो है उसको स्पेंड किया। एक बड़ा तबका अंग्रेजों का और जो अपर हाउस था,
ब्रिटिश पार्लियामेंट का, उन्होंने एक्चुअली उन्हें सम्मान दिया, जो बहुत ही इंसल्टिंग था इंडियंस के। नेक्स्ट लिखो, वही जो पॉइंट आपने पहले लिखा है, मॉन्टेग चेल्सफोर्ड रिफॉर्म से असंतुष्टि, डिससैटिस्फैक्शन by Mauntaigne Chelmsford reform. Next लिखो, ground for Hindu-Muslim unity was prepared Hindu-Muslim unity was prepared by Lucknow Pact, Rowlatt Act and rise of radical nationalist Muslims who advocated for radical nationalist Muslims who advocated for active participation in the nationalist movement. Lucknow Samjhauta, Rowlatt Act और राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं का सामने आना, जो राष्ट्रीय आंदोलन में सीधी सहभागिता के पक्ष में थे, सीधी सहभागिता के पक्ष में थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की इन चीजों ने हाइफन लगा के हिंदू मुस्लिम एकता की जमीन तैयार कर। तो देश में इस वक्त एकता भी है, एकता संपूर्ण नहीं है, एकता है, ठीक है, एकता है, कारण भी है और लोगों का मन भी, तो क्यों नहीं आंदोलन, कारण समझ में आया। अब खिलाफत इशू, जैसा मैंने आपको बताया कि खिलाफत, अब आप नीचे हेडिंग डालो, खिलाफत के बारे में हम कर लेते हैं। अगर सवाल यह है खिलाफत आंदोलन के क्या कारण है, ठीक, तो कारण आप इनकी इसमें अंग्रेजों का तुर्की के खिलाफ सब गुण, आगे हाइफन लगा के तुर्की को खंडित कर दिया गया और खलीफा से उनकी सारी शक्तियां छीन ली गई। तो खिलाफत इशू या खिलाफत मुद्दा हम डिस्कस कर रहे हैं। तो खिलाफत इशू में क्या कारण रहा है, हम उसकी बात फिलहाल कर रहे हैं कि क्यों खिलाफत वाला का मुद्दा क्या था, क्यों ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई। तो उसका कॉज में अब इंग्लिश में लिख लीजिए, टर्की was dismembered and Khalifa was Turkey was dismembered and Khalifa was removed from his power.
सर्व की संधि, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सर्व के द्वारा क्या करा गया? 1920 आप लिख लीजिएगा। 1920 में तुर्की का पूरी तरीके से खंडन कर दिया गया। अब खलीफा जो था, खलीफा आंदोलन आप था क्या? आप सब अब जो खिलाफत आंदोलन था उसकी प्रमुख मांगे क्या थी? असहयोग की बात नहीं हो रही है, फिलहाल खिलाफत की बात हो रही है। तो डिमांड इनकी आप लिख लीजिए कि जो मुसलमान थे उन्होंने अंग्रेजों से किस चीज की डिमांड करी? डिमांड्स क्या थी? मांगे। पहली मांग थी खलीफा कंट्रोल, खलीफास कंट्रोल, खलीफास कंट्रोल ओवर मुस्लिम sacred place, Muslim sacred place should be retained, should be retained. मुस्लिम पवित्र स्थलों पर, मुस्लिम पवित्र स्थलों पर खलीफा का नियंत्रण, खलीफा का नियंत्रण बरकरार रखा जाए। सेकेंड डिमांड थी खलीफा शुड बी लेफ्ट, खलीफा शुड बी लेफ्ट विद sufficient territories after territorial arrangement. Khalifa should be left with sufficient territories after territorial arrangement. खलीफा को पर्याप्त भूभाग, खलीफा को पर्याप्त भूभाग दिया जाए। अब इसके तहत क्या किया गया? खिलाफत इश्यूज में क्या क्या अभी तक हुआ? आप एक लिखिए 1919 लिखिए। 1919 में खलीफा समिति का गठन, 1990 आगे लिखो खलीफा कमेटी वाज फॉर्म। और इनकी लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आए खलीफा कमेटी की लीडरशिप के लिए, ठीक है। देखो फॉर्म और आगे नेता या लीडरशिप लो अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स, अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली, अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली, कॉमा इंग्लिश हिंदी दोनों लिख लीजिएगा, सिंपल नेताओं के नाम हैं शौकत अली और मोहम्मद अली, मौलाना आजाद, मौलाना आजाद, अजमल खान, अजमल खान, अजमल खान और हसरत मोहानी, हसरत मोहानी। आगे इसमें लिखिए लेटर, लेटर गांधी जी who also supported Khilafat issue was made its president. बाद में गांधी जी जो खिलाफत मुद्दे के पक्ष में थे उन्हें इस समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। इस समिति का अध्यक्ष बना दिया। तो नवंबर 1919 में ये समिति गठन करी गई। उस वक्त गांधी जी अध्यक्ष इसके नहीं थे, लेकिन 1920 में अब
1920 को खिलाफत समिति द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत। तो खिलाफत समिति, इसके अध्यक्ष फिलहाल गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। अब यहाँ तक आप समझ गए, एक खिलाफत कमेटी बनाई गई है। अच्छा, जरूरी नहीं है इसमें सब मुस्लिम लीग के लोग, तो आप खिलाफत कमेटी सोच के इसको मुस्लिम लीग से कंपेयर मत करना। मुस्लिम्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऐसा समझ लो कि पर्टिकुलर लोगों ने एक कमेटी बनाई कि हम इनका मुद्दा रखेंगे इसलिए, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे, मौलाना शौकत अली, ये सब भी शामिल हैं। और वो अब क्योंकि मई 1920 द्वारा तुर्की का विखंडन कर दिया गया, उनकी बातें नहीं मानी गई हैं, इसलिए वो अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग या नॉन कॉपरेशन का कैंपेन शुरू कर देते हैं। 31 अगस्त को शुरू करते हैं, 4-5 दिन के बाद ही कांग्रेस भी इसके लिए पास कर देती है। ठीक है, तो अब कांग्रेस का खिलाफत को लेके क्या कहते हैं ना, उनका क्या पक्ष था, वो क्या इसके पक्ष में थे या विपक्ष में थे कि खिलाफत के मुद्दे पे पूरे भारत में कोई पैन इंडिया मूवमेंट चलाया जाना चाहिए या नहीं चलाया जाना चाहिए, उसमें कांग्रेस का क्या पक्ष था, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देखो, कांग्रेस और खिलाफत, कांग्रेस का खिलाफत को लेकर पक्ष। अब यहाँ थोड़ा समझिए, हालांकि गांधी जी चाहते थे कि खिलाफत के मुद्दे को लेकर असहयोग आंदोलन शुरू कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस में कुछ लीडर, जैसे शुरू में जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, वो इसके अगेंस्ट हुए। उनका ये कहना था कि धार्मिक मुद्दे को लेकर हम पैन इंडिया विरोध जो है वो शुरू नहीं कर सकते। लेकिन गांधी जी ने सबको इस चीज के लिए राजी करा और अंत में जो कांग्रेस है उसने भी इसका समर्थन किया। और समर्थन का कारण उनको पहली बार 1857 के बाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक स्वर्णिम मौका मिला था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक करके एक बड़ा मुख्य आंदोलन, मुख्य धारा का आंदोलन चलाया जा सकता। क्लियर है, समझ में आई ये बात? तो कांग्रेस ने 5 सितंबर 1920, देखो 5 सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन अंडर लाला लाजपत राय के लिए हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन अंडर लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन को स्वीकृति दी, अप्रूव नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉर। अब खिलाफत एक मुद्दा, ठीक है, खिलाफत के लिए पहले असहयोग शुरू हुआ, कांग्रेस ने भी असहयोग का समर्थन कर दिया, लेकिन 3 मुद्दों पर असहयोग क्यों कर रहे हैं या असहयोग की मांग जो कांग्रेस ने रखी, असहयोग आंदोलन करने के जो कारण कांग्रेस ने दिए कि हम तब तक आपको नॉन कॉपरेट करेंगे जब तक हम ये आंदोलन चलाएंगे, जब तक पहला पॉइंट जो पंजाब में गलत हुआ वो ठीक नहीं हो जाता। 3 मुद्दों पे कांग्रेस ने सहयोग करा, लिख लीजिए। फर्स्ट, पंजाब रॉन्ग या पंजाब में हुआ नरसंहार, आप जो है जलियांवाला बाग भी इसमें लिख सकते हैं। दूसरा, खिलाफत रॉन्ग, खिलाफत में जो गलत हुआ, खिलाफत मुद्दा, ठीक है, पहला पंजाब का मुद्दा। अब हम पर्टिकुलरली जलियांवाला बाग का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सिर्फ जलियांवाला बाग के बाद ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों का उत्पीड़न बंद हो गया था, मार्शल लॉ लगाया गया था, वहाँ पे बड़े पैमाने पे लोगों को दबाया गया था। तो सिंपल आप पंजाब रॉन्ग लिखो, दूसरा खिलाफत रॉन्ग या खिलाफत का मुद्दा, और तीसरा स्वराज की प्राप्ति, स्वराज की प्राप्ति। तो अगर क्वेश्चन ये आता है व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो ये 3 आप लोगों को ध्यान रहने चाहिए और इससे क्वेश्चन आया है, बार बार पूछा गया, ठीक है। 3 ये इसके ऑब्जेक्टिव थे जो जिससे पैन इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, क्योंकि बिना कांग्रेस की स्वीकृति पे पैन इंडिया मूवमेंट नहीं शुरू हो सकता।
पढ़ेंगे जो थोड़ा सा असहयोग से हल्का अलग है लेकिन कांग्रेस से रिलेटेड है। वो है दिसंबर 1920 का नागपुर अधिवेशन। उसी साल, अभी ये अधिवेशन अगस्त में हो रहा है, उसी साल दिसंबर 1920 में नागपुर में एक अधिवेशन हुआ। और आप लोगों का होमवर्क है इसके आगे इसके प्रेसिडेंट का नाम आप लोग लिख के रखना, ठीक है? इसके अपने पास लिख के रखना, घर पे जाके रखना, मैं जानबूझ के भी नहीं करता। इस अधिवेशन में कुछ पर्टिकुलर चीजें करी गई, ये पहले हमारे यहाँ डिस्कस करनी जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इतने लोग कैसे जुड़े, ठीक है? तो पहला नॉन कोऑपरेशन या असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया गया, नॉर्मल समर्थन दिया गया, पहले पास हो चुका है पर इंडोर्स किया गया कि हाँ हमें ये शुरू करना, वैसे वापस से नॉन कोऑपरेशन की बात है। दूसरा, जो विरोध का तरीका था, एक बहुत बड़ा बदलाव, जो मेथड ऑफ प्रोटेस्ट था, लिखेंगे इन चीजों को आप लोग, मेथड ऑफ प्रोटेस्ट, विरोध का तरीका। पहले विरोध का क्या तरीका था? संवैधानिक तरीके से विरोध हुआ, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन हुआ। तो जो मेथड ऑफ प्रोटेस्ट है that has been changed from constitutional agitation to peaceful and legitimate means, यानी कि विरोध का तरीका संवैधानिक तरीकों से बदलकर शांतिपूर्ण तरीका कर दिया गया। अब इस बात का महत्व आप समझिए, मॉडरेट जिन्होंने कांग्रेस शुरू करी थी, कोई भी ऐसे तरीके से प्रोटेस्ट या विरोध आप नहीं कर सकते जो कि लीगल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस ही आप कर सकते हैं जो संवैधानिक है। देखो यहाँ संवैधानिक से आप ये मत समझो कि संविधान उस वक्त नहीं था या कुछ ऐसा। जब जिस जगह पे हम रहते हैं, जहाँ के हम एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में रहते हैं, वहाँ हर एक चीज का एक तरीका होता है, लीगल तरीका। अगर आपको अपनी बात कहनी है उसका तरीका, याचिका दायर करना, पिटीशंस करना, कुछ लिखना, या पहले गवर्नमेंट से उस चीज के लिए बात करना। जैसे कि प्रोटेस्ट अब भी होते हैं, पहले प्रोटेस्ट के लिए गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी जाती है, परमिशन मांगी जाती है, फिर लोग इकट्ठा होते हैं और उसके बाद प्रोटेस्ट करें। ये तरीका है प्रोटेस्ट करने का, ये इसे आप कहोगे संवैधानिक तरीका। लेकिन पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स, अब शांतिपूर्ण तरीका, यानी कि अब आप अतिरिक्त संवैधानिक तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स या मेथड का यूज कर सकते हो। और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड यूज करने को कौन बोलते थे? उग्रवाद, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है? तो मॉडरेट के जो तरीका था, अब कांग्रेस ने बकायदा इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास करा कि अब इनका जो तरीका है वो सिर्फ लेजिटिमेट या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, अब सिर्फ संवैधानिक नहीं होगा, अब तरीका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकता है। और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होगा तभी तो सिविल डिसोबीडियंस की बात होगी, सविनय अवज्ञा की बात होगी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होगा तभी तो कर ना देने की बात होगी। समझ रहे हो? तो अब कांग्रेस का बहुत बड़ा बदलाव, अब कांग्रेस का विरोध करने का तरीका बदल गया, ये इस सेशन में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब तीसरा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम रहेगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी और प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, ब्रैकेट में लिख लो, ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषाई आधार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी और प्रोविंशियल लिंग्विस्टिक कमेटी, भाषाई आधारित, ब्रैकेट में, का गठन। देखो बाल गंगाधर तिलक जो है, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि कांग्रेस को ऐसी समितियां बनानी चाहिए जो गांव में जाके, प्रोविंसेस में जाके कांग्रेस की राष्ट्रवाद की विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाए। बहुत बड़ा काम ये किया गया 1920 के इस अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में, कि ऐसी समितियों के गठन की बात कही। तो यानी कि अब जो कांग्रेस है वो देश के हर कस्बे तक, हर गली तक और हर गांव तक पहुंचे। समझ रहे हो? इन समितियों के द्वारा। और यही कारण है कि असहयोग आंदोलन में एक बड़ी संख्या में लोग
तो यानी कांग्रेस जो है अब वो एक जनता की पार्टी सही तरीके से, मतलब एक सही रूप में जनता की पार्टी बन गई है। अब वो केवल कुछ पढ़े लिखे शिक्षित वकीलों का दल नहीं बन गई। क्लियर है ये बात? अब एक और पॉइंट इसमें नीचे लिखेंगे। अब कुछ तो मॉडरेट पार्टी में होंगे ही, तो जब मेथड चेंज कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीसिएशन से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर पीसफुल और लेजिटिमेट में शांतिपूर्वक तरीके में जब बदल दिया तो 4-5 लोगों ने पार्टी छोड़ दी। उनके नाम आप लिख लीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना, इससे क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, जी.एस. खरपड़े, जी.एस. खरपड़े और विपिन चंद्र पाल कांग्रेस छोड़ दे, क्योंकि इनको ये बात अच्छी नहीं लगी मेथड बदलना, इस मुद्दे पर वो छोड़ लेफ्ट कांग्रेस। आगे देखो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी मॉडरेट थे। वो अपनी सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन नेशनल, इंग्लिश हिंदी दोनों में यही नाम रहेगा, इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन, इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन पार्टी का गठन करते। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक अलग इंडियन नेशनल लिबरल पार्टी का गठन करते हैं और कांग्रेस से अलग होते हैं। क्लियर है? इससे आपके एग्जाम में, आपके पीटी में, आपके वनडे एग्जाम में इन क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। मतलब कि आप अगर गांधी मूवमेंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो आपके सेशंस के ऊपर बनते हैं, लीडर्स के ऊपर बनते हैं, मूवमेंट के बेसिकली। कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स या कारणों पे या जो डिमांड पर्टिकुलरली रही है ना, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या डिमांड थी? नमक, स्पेशल हुआ था ना, इसकी क्या डिमांड है? 3 डिमांड स्पेसिफिकली इनमें क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछे जाते हैं, यूपीएससी में पूछे जाते हैं भर भर। आपके प्रीलिम्स में, स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, वहां कंफ्यूजन हो जाती है। अब यहाँ हमने पंजाब रॉन्ग लिखा, अगर वहां जलियांवाला बाग भी लिखे तो ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वहां पे डिमांड्स में डिमांड ये लिखते कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो रॉन्ग हो जाएगा, वो नहीं फाइन करेंगे। या फिर डिमांड ये लिखते कि किसी मतलब नमक का कानून या टैक्स, जो हाई रेट ऑफ टैक्स या लोगों को जो आर्थिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था उसकी वजह से या उसको सुधारने के लिए असहयोग की शुरुआत हुई, गलत हो जाएगा। आप लोगों ने कारणों में जरूर पढ़ती है कि हाँ लोग जो है वो युद्ध के बाद आई आर्थिक तंगी से या आर्थिक कठिनाइयों से परेशान थे, पर जो मुद्दे कांग्रेस ने दिए वो 3 थे, स्पेसिफिकली 3। हम यही तो फर्क रह जाता है यूपीएससी में और जब यूनिवर्सिटीज में पेपर लिखते हैं उसमें। यूपीएससी में आप जब भी लिखते हैं या पढ़ते हैं जो होता है वो वही होता है, जैसे पॉलिटी होती है जो होता है वो वही होता है, मूवमेंट में जो है वही है। एक बार इस पे पकड़ बन गई ना तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं होता। जैसे हमारा होता है ना कि हम नाम याद कर लेते हैं, हाँ दादा भाई नौरोजी, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ये 2-4 और 3-4 हम लोग माइंड में कि अच्छा ये भी होगा, ये तो होगा, ये वो भी होगा, ऐसा नहीं होगा, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब मेथोडोलॉजी की बात कर लेते हैं। अब असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन आप ये समझ गए कैसे शुरू हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी ने 31 अगस्त 1920 को, एक आधी जगह आपको इसकी डेट में थोड़ा सा और ऊपर नीचे मिल जाएगा, कई जगहों पे इसकी डेट जो है 1 अगस्त भी लिखी हुई है, कई जगहों पे 31 अगस्त भी लिखी हुई है, कई जगहों पे 5 सितंबर भी है। डेट एकदम आगे 31 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई खिलाफत कमेटी के द्वारा, जिसे आपकी कलकत्ता सेशन, कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा जो है समर्थन दिया गया या पास कर दिया गया। और असहयोग 3 मुद्दों को लेकर चलाया गया था। पंजाब में जो दलित हुआ, खिलाफत का मुद्दा था, और तीसरा
इसका मेथड क्या होगा? इसका मेथड भी आपका जो डिस्कस हुआ वो कलकत्ता अधिवेशन में डिस्कस हुआ था। इसका मेथड में आप मतलब जनरली जो मेथड है वो आप समझिए, और जो मेथड बताया गया है इससे अलग आप डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। पर्टिकुलरली वही मेथड, वही जो 5-6 पॉइंट वो है, उसका अपने दिमाग से मत सोच लेना कि अच्छा ये भी इंक्लूड होगा वो भी, ऐसा नहीं। तो इसमें 2 तरीके का मतलब मेथडोलॉजी थी, एक कंस्ट्रक्टिव, दूसरी नॉन कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव यानी कि कुछ जो सकारात्मक या कुछ निर्माण करने वाली या अच्छी मेथडोलॉजी, और कुछ नॉन कंस्ट्रक्टिव यानी कि जनरली जिसमें बहिष्कार वाली एक्टिविटीज का होती है। ऐसा किसी हिस्टोरियन ने नहीं किया हुआ है बाइफरकेट, ऐसा मैं बाइफरकेट कर, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टिव और एक नॉन कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव जो इसकी थीसिस है उसमें था, आप ऐसे करो, आप एक बना लीजिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मेथड, नीचे 2 अपना इस तरीके से बात या डायग्राम ड्रा कर लीजिए, कंस्ट्रक्टिव एंड नॉन कंस्ट्रक्टिव। बस इनके फटाफट नाम लिख लीजिए क्योंकि क्लास का अपना टाइम हो गया है। नॉन कंस्ट्रक्टिव में नीचे लिखो शिक्षा का बहिष्कार, एजुकेशन बायकॉट, शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार, एजुकेशनल बायकॉट, न्यायालयों का बहिष्कार, कोर्ट बायकॉट, जुडिशरी बायकॉट, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, फॉरेन गुड्स बायकॉट, लेजिस्लेटिव काउंसिल का बहिष्कार, लेजिस्लेटिव काउंसिल बायकॉट, सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का बहिष्कार, रिनाउंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑनर्स एंड टाइटल्स। ये वही नॉन कंस्ट्रक्टिव है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, तो सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का बहिष्कार, अब कंस्ट्रक्टिव में लिख लीजिए नीचे कुछ पॉइंट। राष्ट्रीय शिक्षा, खादी पर जोर, खादी और चरखे पर जोर, स्वदेशी वस्तुओं पर जोर, तीसरा स्वदेशी वस्तुओं पर जोर। अब इसके नीचे एक और आप कुछ भी हाइफन या नोट बना के लिखेंगे। सेकंड फेज में या आंदोलन के दूसरे चरण में तीन चीजों के बारे में बोला गया था। हालांकि ये चरण आ नहीं पाया था, पर आप लिख लीजिए जो प्रोग्राम डिसाइड करा गया था उसमें ये कहा गया था कि जो द्वितीय चरण जब आंदोलन का आएगा तो उसमें एक तो सविनय अवज्ञा करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे, सेकंड फेज में होगा ये, लेकिन उससे पहले आंदोलन बंद होगा। पर लिख के लिख लीजिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे शुरू, सरकारी सेवाओं से रिजाइन इस्तीफा दिया जाएगा, सरकारी सेवाओं से इस्तीफा दिया जाएगा। तीसरा नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कर ना दे, ये डिसाइड हुआ था कि द्वितीय चरण में करा जाए, द्वितीय चरण से लेकिन पहले आंदोलन बंद हुआ। क्लियर है यार? चलो ठीक है, बाकी काम की क्लास में। थैंक यू।